Today we are going to start the chapter of 11th standard, that is the Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Now this portrait means a picture, but here the picture is a verbal picture of some lady. Now this lady, who is this lady? The lady is a grandmother of Khushwant Singh. So in this chapter we are going to learn a relationship. The story is showing a relationship between the Khushwant Singh and his grandmother. So this story is a autobiography written by a Khushwant Singh, right? So it is a real story, not a fable, right? Not a fable means it is not a fictional story, it is a real story. Now in this chapter, see here it is written, notice these expressions in the text infer their meaning from the context. Now this I will explain you as it will come in the chapter. Now we are going to start the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. So, ये स्टोरी में खुशवंत सिंह ये कहना चाहते हैं कि जैसे सबकी ग्रैंडमदर ओल्ड होती है, उसी तरह से मेरी ग्रैंडमदर भी एक ओल्ड वुमन है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 20 साल से, मतलब जब से वो उन्हें देखते आए हैं वो तब से ओल्ड और उनके पूरे चेहरे पे रिंकल्स हैं. तो कितने सालों से वो अपने ग्रैंडमदर को देखते आए हैं? तो 20 इयर्स. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड had a husband, but that was hard to believe. यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो ऐसा कहा करते थे कि once she had been young and pretty, पहले वो काफी यंग और प्रिटी हुआ करते थे और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था, but that was hard to believe. वो उनके लिए बिलीव करना काफी मुश्किल था. तो ऐसा क्यों था? Let's see. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and a loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब उन्होंने यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन दिया है, उनकी पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दिया है. तो वो ये कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, वो उनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है, राइट? उन्होंने क्या पहना हुआ है? एक बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले कपड़े. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट. मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो दाढ़ी है वो काफी ही बड़ी है, जो चेस्ट तक के पार्ट को कवर करती है, और वो ऑलमोस्ट कितने साल के लगते हैं? 100 इयर्स ओल्ड के लगते हैं पिक्चर में. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, मैंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द मैंटल पीस? मेंटल पीस अगर मैं इंग्लिश में इसका मीनिंग कहूँ तो अ नैरो शेल्फ अबोव द स्पेस इन द रूम वेयर अ फायर गोस. आपने काफी कार्टून्स में देखा होगा या कोई पिक्चर में, इंग्लिश मूवी में देखा होगा कि ड्राइंग रूम में आग लगी हुई होती है, छोटी सी चिमनी के जैसे, राइट? तो वही जहाँ पे ड्राइंग रूम में आग लगी रहती है उसके ऊपर एक शेल्फ होता है, उसे कहा जाता है मेंटल पीस. कमरे में जो चिमनी लगी होती है उसके ऊपर जो शेल्फ होता है उसे मेंटल पीस कहते हैं. तो चलिए आगे बढ़े. He did not look the sort of a person who would have a wife or a children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. यहाँ पे ये इस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कि भाई उनकी पिक्चर देखते हुए ऐसे लगता है कि उनके तो कभी चिल्ड्रन और वाइफ नहीं हो सकते, सिर्फ उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं. मतलब यहाँ पे वो उनकी एज बताना चाहते हैं कि उनकी एज काफी ज्यादा दिख रही है. He looked as, okay, तो हो गया. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. देखो ये हाईलाइट किया हुआ है, the thought was almost revolting, और हमारा पहला एक्सप्रेशन भी वही है, the thought was almost revolting. तो चलो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो थॉट है, थॉट कौन सा है? दैट शी वॉज यंग एंड प्रिटी. माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवल्टेड. सो थॉट इज शी वॉज यंग एंड प्रिटी. तो ये जो थॉट है वो उनके लिए कैसा है कि इट इज क्रिएटिंग अ डाउट इन द माइंड ऑफ अ ऑथर. उनको एक डाउट होता है कि रियली शी वॉज यंग एंड प्रिटी. इसका अगर मीनिंग कहा जाए तो इट मीन्स दैट द ऑथर
grandmother was young and pretty raises a doubt in the mind of a author, right? So it means raises a doubt in the mind of a author. She often told us the game she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fable of the prophet she used to tell us. काफी ग्रैंड पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस अपने ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर को बताते, तो उसी तरह से इनकी दादी भी इनको बताया करती थी कि बचपन में वो किस तरह से कौन सी गेम्स खेलती थी. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एब्सर्ड? एब्सर्ड का मतलब ये होता है नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, बेतुकी चीज, राइट? तो उन्हें ऐसा लगता था कि दादी ऐसी गेम खेलती थी, तो उन्हें ये सोच के भी ऐसा लगता था कि ये तो सेंसिबल चीज ही नहीं बोल रहे हैं. इट इज नॉट अ लॉजिकल थिंग शी इज सेइंग. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. उन्हें वो चीज डिग्निफाई नहीं करती थी. मतलब अनडिग्निफाई का मतलब कॉजिंग यू टू लुक अ फुलिश. उनको ऐसा लगता था कि मेरी दादी कैसी फुलिश बातें कर रही है. एज वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेबल? फेबल मीन्स अ फिक्शनल स्टोरी. उन्हें ऐसा लगता था दादी हमें एक काल्पनिक कहानी बता रही है जो ओरिजिनल नहीं है. ऑफ अ प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस. प्रॉफिट एक ऐसा पर्सन होता है जो भगवान की बातें करता है या जो फ्यूचर बताता है, लाइक अ सन, लाइक अ सेंट. तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे सेंट लोगों को कुछ सिखाता है काल्पनिक चीजें बोल के, तो ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां बता रही है, ऐसा रियल में कुछ नहीं था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पे उनकी बॉडी का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है और वो ऐसा कह रहे हैं कि वो पहले से ही शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड. उनकी कमर जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, वो थोड़े से फैट थे और थोड़े से शॉर्ट भी थे. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. तो उनका जो चेहरा था वो पूरी तरह से रिंकल से भरा हुआ था. नो, we were certain, we were sure, she had always as been, we had known her. वो ऐसा कह रहे हैं कि जब से हमने उनको देखा है हम पूरी तरह से श्योर है कि वो उसी तरह से दिखती है. कैसी दिखती है? शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंड, पूरे चेहरे पे रिंकल्स, राइट? तो इन्हें क्या विश्वास नहीं हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है? दैट शी वॉज यंग एंड प्रिटी वंस इन हर लाइफ. सो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. मीन्स it means that the author grandmother was once young and pretty raises a doubt in the mind of the author. Clear? Now we will go for the second page. Now we are going to study the next page, page number 4, right? Now from here, old, so terrible old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. So यहाँ पे जो ऑथर है वो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी जो एज है ना वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो 20 साल से उनकी एज सेम ही दिख रही है. उनको ऐसा लगता है कि वो उससे ज्यादा आगे उनकी एज बढ़ी ही नहीं है. She could never have been pretty. उनको ऐसा लगता है कि वो शायद कभी प्रीटी नहीं थी, but she was always beautiful. Now what does it mean that she was always beautiful? यहाँ पे वो उनकी इंटरनल ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि वो इंटरनल ब्यूटी मतलब वो इतने अच्छे इंसान हैं कि she was always beautiful. Now she hobbled about the house in a spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Now what does it mean by hobbled? Hobbled means a walk in an awkward way, typically because of pain from injury or something like that. मतलब आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत ही awkward way में चलते हैं क्योंकि उनकी कमर में दर्द हो रहा होता है. तो वो हमेशा पूरे घर में इधर से उधर चलते रहते थे. इन अ स्पॉटलेस वाइट, उनके कपड़ों के बारे में बताया कि वो पूरे सफेद कपड़े पहनते थे. एक जो हाथ है, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कमर पे रहा करता था. टू बैलेंस हर स्टूप, उनको बैलेंस करने के लिए. एंड दी अदर टेलिंग दी बीट्स ऑफ अ रोजरी. रोजरी, व्हाट डज यू मीन बाय रोजरी? रोजरी इज अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, मतलब माला. इन हिंदी यू कैन से माला. तो वो दूसरे हाथ से माला जपते रहते थे. नेक्स्ट, her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in an inaudible prayer. Yes, she was beautiful.
अब यहाँ पे बता रहे हैं हर सिल्वर लॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वर लॉक्स? उनके जो ग्रे वाइट हेयर्स हैं उनकी बात हो रही है। उनके जो बाल है वो पूरी तरह से उनके पूरे चेहरे पे रहा करते थे, स्कैटर्ड, फैल जाना, अनटाइडली ओवर हर, पेल, पेल मतलब थोड़ा सा पीला पड़ जाना, पकर्ड फेस, पकर्ड का मतलब होता है रिंकल, यू कैन सर्च इट आउट, पकर्ड मीन्स अ रिंकल, सो रिंकल फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अ इनऑडिबल प्रेयर। उनके जो होठ है वो कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहते थे, और वो प्रेयर कैसी थी? इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे, राइट। एंड शी वॉज अ ब्यूटिफुल वुमन। She was like a winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing a peace and contentment. अब यहाँ पे अगेन आपको एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है चैप्टर का, जो बोल्ड में लिखा हुआ है, an expanse of pure white serenity. Now what do you mean by this expression? This refers to a calm and peaceful character. यहाँ पे जो उनकी दादी है वो बहुत ही शांत है, राइट, बहुत पीसफुल इंसान है। तो यहाँ पे उनको कंपेयर किया गया है विंटर मौसम से, जो बहुत ही शांत रहता है माउंटेनियस एरिया पे। तो इसी तरह से उनको कंपेयर किया है, ब्रीथिंग अ पीस एंड दी कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। तो उनकी जो दादी है वो काफी हैप्पी, सेटिस्फाइड रहती है, काफी शांत रहती है, काफी काम रहती है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि शी वॉज ब्यूटिफुल। नाउ फ्रॉम दिस सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 4, यहाँ से अब जो ऑथर है वो आपको उनके पास्ट में ले जाएंगे, जब वहां पे उनको रिलेशनशिप दिखाया जाएगा उनकी ग्रैंड मदर के साथ। सो फ्रॉम दी पेज 4 सेकेंड पैराग्राफ वी विल लेट टू नो द रिलेशनशिप ऑफ ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, द चाइल्डहुड रिलेशनशिप ऑफ एन ऑथर। सो लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। जब मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़ के गए थे, जब उनको सिटी में काम करने के लिए जाना पड़ा। She used to wake me up in the morning and get me ready for the school. उनकी दादी उनको सुबह उठाती और उनको स्कूल जाने के लिए रेडी करती। She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart. उनकी दादी जो है वो एक प्रेयर कहती, हमेशा एक ही प्रेयर कहती ना, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब ही होता है इन अ सेम मैनर, सिमिलर। हर रोज एक ही प्रेयर वो उनको गाती, जब उन्हें वो नहलाती और जब उन्हें वो कपड़े पहनाती, ये सोच के कि अगर इनका पोता वो प्रेयर सुनेगा तो वो उसे टू गेट नो इट बाय हार्ट, उसे भी वो चीज याद रह जाएगी। आई लिसन, आई यहाँ पे कौन है? नैरेटर, दैट इज खुशवंत सिंह। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। वो उन्हें सुनते, राइट, क्यों? क्योंकि उनको उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मतलब उन्होंने कभी उसको लर्न करना ही नहीं चाहा, वो सिर्फ सुनते था क्योंकि उनको उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with a yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and handle it to me. After a breakfast of a thick, stale chapati with a little butter and a sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब यहाँ पे उन्होंने बताया, आपको पहले के टाइम का स्कूल पता होगा कि वो लोग स्लेट, चौक, जो भी चीजें उनको जरूरी थी, इंक पोर्ट चाहिए था, पेन चाहिए, जो भी चाहिए, उस सब चीजों को उन्होंने बंडल में बांधा और उनको स्कूल ले जाते। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कैसा था? रात की जो बची हुई रोटी होती है उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर लगा के वो उन्हें ब्रेकफास्ट देते, और जो थोड़ी बहुत चपाटीज और एक्स्ट्रा रहती वो हमेशा विलेज डॉग्स के लिए लेके जाते। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. उनकी grandmother हमेशा उनके साथ चलती क्योंकि स्कूल के बाजू में ही एक टेम्पल था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in the rows on either side of veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. Chorus मतलब एक साथ. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. यहाँ पे ये सब बताया गया है कि बच्चे बाहर वरंडा में लाइन से बैठते और वो अपने अल्फाबेट्स बोलते हैं या प्रेयर्स बोलते हैं, कोरस, कोरस मतलब एक साथ। दूसरी तरफ उनकी ग्रैंड मदर टेम्पल के अंदर बैठ के जो किताबें होती है, भगवान की किताबें होती है, वो रीड करती। जब दोनों चीजें खत्म हो जाती, उनका स्कूल और उनका टेम्पल, तो दोनों एक साथ बाहर आ जाते। एंड दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और जब वो जो उन्होंने चपाटी ली हुई होती है डॉग्स के लिए, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे डॉग्स बाहर आ जाते हैं। एंड दे फॉलोड अस टू अवर होम।
growling and fighting with each other and chapatis be threw to them. Now what does it mean by growling? Growling मतलब making a low brutal noise, especially a dog. Dog को आपने ऐसे गुर्राते हुए देखा होगा, राइट? कब? जब वो गुस्सा कर रहे होते हैं. तो जब चपाटी वो उन लोगों की तरफ फेंकते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि वो लोग चपाटी खा सके. When my parents were comfortably settled in a city, they sent for us. जब उनके पेरेंट्स सिटी में एकदम अच्छे से सेटल हो गए तब उन्होंने उन दोनों को सिटी बुलाया. That was a turning point in our friendship. Again आपको यहाँ पे एक expression दिया है, that is a turning point. Now what does it refers? It refers to the point where the author's relationship with his grandmother changes drastically after they move to a city house. क्यों? क्योंकि अब जब वो सिटी में जाएंगे तब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. तो देखते हैं क्या क्या चेंज होता है. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो देखो टर्निंग पॉइंट में स्टार्टिंग में बताया है कि वो लोग एक ही रूम शेयर करते थे, पर उसके साथ साथ वो उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती थी. जैसे कि वो गांव में उनके साथ उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, पर अब वो नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे उनको क्या लेने आती है? अ मोटर बस. अब वो कौन से स्कूल में जाते हैं? एक इंग्लिश स्कूल में. ना ही वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स थे, जिसके वजह से हुआ क्या? शी टुक फीडिंग टू द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. So, जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे वो लोग का जो रिलेशनशिप है वो और दूर होता गया क्योंकि वो अपने स्कूल में बिजी रहने लगे. कभी कभी वो उन्हें सुबह उठा देती और रेडी भी कर देती, और जब भी मैं घर आता तो वो मुझे एक क्वेश्चन पूछती कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. वो हमेशा उनको पूछती कि उनकी टीचर ने उनको क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, the Archimedes principle, the world being around, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons, and she did not believe in the things they taught me at an English school, and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. तो जब मेरी दादी मुझे ये पूछती कि टीचर ने क्या पढ़ाया तो मैं उन्हें सामने कहता था कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स कहता, वेस्टर्न साइंस और लर्निंग, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ क्या होता है, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल जो ग्रीक मैथमेटिशियन है उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, और भी बहुत सारी चीज़ें. दिस मेड हर अनहैप्पी. उस चीज़ से वो बहुत ही नाखुश हो जाती क्योंकि वो उनको लेसन्स में उनकी मदद नहीं कर सकती थी, और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये इंग्लिश स्कूल क्योंकि वहाँ पे कोई भी गॉड के बारे में या कोई भी स्क्रिप्चर बुक्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था. वन डे आई अनाउंस दैट देयर वी वर बीइंग गिवन द म्यूजिक लेसन्स. एक दिन जब हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन पढ़ाया गया तब मैंने घर में आके कहा कि हमें म्यूजिक लेसन दिया गया. She was very disturbed. To her, music had a lewd association. Now, what does it mean by a lewd? Lewd association का मतलब होता है ऐसी एसोसिएशन जो कोई भी चीज सेक्सुअल प्रेजेंट करती है, लाइक एन ऑफेंसिव इन अ सेक्सुअल वे, वल्गर थिंग, राइट. तो उनके लिए म्यूजिक एक ऐसी चीज थी जो आगे आई एक्सप्लेन यू. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेलर्ट्स एंड बैगर्स एंड नॉट अ मीन फॉर जेंटल फॉक. हेलर्ट्स का मतलब होता है अ प्रोस्टिट्यूट, अ वुमन हु इज विलिंगली has willingly the more relationships with the persons, that is called a harlot. तो उनके लिए जो म्यूजिक है वो एक ऐसा चीज है जो या तो बैगर इस्तेमाल करता है या तो कोई एक प्रोस्टिट्यूट है जो वो इस्तेमाल करती है, और इट इज नॉट मेंट फॉर अ जेंटल फॉक. वो किसी भी अच्छे इंसान के लिए नहीं बनी हुई चीज है, वो ऐसा मानते थे उस समय. ये उस समय की बात है, अभी की नहीं. She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कहा कुछ नहीं, बट उनका जो साइलेंस था, जो उनकी चुप्पी थी, उससे पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है. She rarely talked to me after that. वो चीज़ होने के बाद उन्होंने उनसे काफ़ी कम बातें करने लगी. वो बिल्कुल बहुत कम उनसे बात करती. When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. पहले जब वो शहर आए थे तब उनके बीच में कॉमन क्या था कि वो एटलीस्ट एक रूम में रह रहे हैं, पर जब वो यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज में आए, तब
जब वो बड़े हो गए राइट, तो उन्हें एक अलग रूम दिया गया, जिसके वजह से जो उनकी फ्रेंडशिप का एक छोटा सा पॉइंट था कॉमन लिंक थी, वो भी स्नैप हो गई, मतलब खत्म हो गई, टूट गई. My grandmother accepted her seclusion with the resignation. Now what do you mean seclusion? Seclusion is a state of being private and away from the other people. See, I have written here the state of being private and away from other people. मतलब alone रहने लगे खुद की मर्जी से. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. वो बहुत कम किसी से बात करते, अगर वो बाहर भी निकलते तो सिर्फ वो प्रेयर करते, किसी से बात नहीं करते, और सिर्फ आधा घंटा वो आराम करते, और वो आराम करने का तरीका भी उनका था टू फीड दी स्पैरो इन दी veranda. While she sat in the veranda breaking the braids into a little bits, hundred of sparrows collected around her, creating a veritable bedlam of the chirping. अब हुआ क्या, जैसे ही वो वरंडा में जाते तो ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े करके वो वहाँ पे स्प्रेड करते, जिसके वजह से बहुत सारे बर्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, बहुत सारे बर्ड्स, अलग अलग बर्ड्स, स्पैरो सब आ जाते, क्रिएटिंग अ बैडलम, वेरिटेबल बैडलम. बैडलम का मतलब होता है फुल ऑफ नॉइज इन अ कंफ्यूजन एंड चाउज राइट ऑफ चिरपिंग. जो बर्ड्स की आवाज होती है, बहुत सारी आवाजें आना शुरू हो जाती. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, अदर्स ऑन हर शोल्डर, सम इवन सेट ऑन हर हेड. कुछ बर्ड्स, कुछ स्पैरो उनके पैरों पे आके बैठ जाते, शोल्डर्स पे और हेड पे आके बैठ जाते. शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे. वो सिर्फ उनके साथ हंसते पर उनको कभी भगाते नहीं. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर राइट. उनके लिए ये सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था पूरे दिन का, जो भी हाफ आवर रहता था. When I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें अब्रॉड जाना है, तब उनको पहले से ही पता था कि उनकी ग्रैंडमदर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. अब यहाँ पे एक लाइन है दैट वन कुड नेवर टेल, उसका मैं मीनिंग आपको समझाती हूँ. पहले यहाँ पे लिखा है ही वुड बी अवे फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ही वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. इसका मतलब होता है कि उनकी एज इतनी ज़्यादा है कि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो 5 साल के लिए वो चले गए तो अगर वो जब वापस आएंगे तो वो रहेंगे भी कि नहीं, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा थी, इसलिए वन कुड नेवर टेल. बट माई ग्रैंड मदर कुड एंड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल एंड शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन. उनकी ग्रैंड मदर ना ही इमोशनल हुई ना ही सेंटिमेंटल हुई, बल्कि उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आए, पर उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की. हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन अ प्रेयर. उनके जो लिप्स है वो कंटिन्यूसली प्रेयर कर रहे थे और उनका जो दिमाग है वो भी सिर्फ प्रेयर में ही लगा हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी. रोजरी मैंने आगे भी बताया, दैट इज अ स्ट्रिंग ऑफ अ बीट्स, मतलब माला. Silently she kissed my forehead and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of a physical contact between us. उन्होंने जाते जाते उनके फॉरहेड पे किस किया और वही एक लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था उन दोनों के बीच में, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at a station. उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी इतनी एज है, अगर मैं वापस आऊँगा तो वो रहेंगे भी कि नहीं, बट जब वो वापस आए तो शी वॉज देयर और उनको वो रेलवे स्टेशन पे लेने भी आए. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो आज भी वैसे के वैसे ही लग रहे थे जैसे वो जब गए थे 5 साल पहले तब लग रहे थे. She still had no time for words. अभी भी वो ज़्यादा बात नहीं करते थे. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. वो उन्होंने उन्हें गले लगाया और जब गले लगाया तो उन्हें उनकी जो प्रेयर्स थी वो उन्हें सुनाई देने लगी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with the frivolous rebukes. राइट अभी भी आज भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट एक ही था कि स्पैरो को वो वहाँ पे फीड करते थे. और फ्रिवॉलियस का मतलब होता है सीरियस नहीं होना, बहुत ही सिली, और रिब्यूक्स का मतलब थोड़ा डांटना. जब स्पैरो बहुत परेशान करते, उनके कंधे पे बैठते, पैर पे बैठते, तो वो उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम को अचानक जब वो जिस दिन वो आए थे तो अचानक चेंज उनके अंदर आया. एंड शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने प्रेयर नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ अ नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने आसपास की जो औरतें थी उनको बुलाया और उन्होंने ओल्ड ड्रम ढूंढा और उसको बजाते हुए और सिंग करना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग
थम दी सैगिंग स्किन्स ऑफ अ डिलैपिडेटेड ड्रम। डिलैपिडेटेड का मतलब फटा हुआ थोड़ा सा या पुराना ड्रम, राइट, उसे उन्होंने बजाना शुरू किया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उनके जो गाने थे वो कैसे थे, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो कौन गाया था, खुशवंत सिंह। We had to persuaded her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. उन सब लोगों ने उनको काफी रोकने की कोशिश की, बट वो रुके नहीं, और वो पहला ऐसा दिन था या पहला ऐसा टाइम था कि ऑथर ने उनको ऐसा देखा कि she didn't pray. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. दूसरे ही दिन वो थोड़े से बीमार हो गए, थोड़ा सा बुखार आ गया, और डॉक्टर ने हमें कहा कि ये ठीक हो जाएगा। But my grandmother thought differently and she told us that end was near. पर मेरे मदर, जो ग्रैंड मदर थे, उनका अलग ही सोचना था, उन्होंने ऐसे कहा कि वो अब जल्द ही मरने वाले हैं। She said that since only a few hours before to close the last chapter of her life and she has omitted to prayer and she was not going to waste any more time talking to us. ये बातें जो हुई थी वो उनके मरने के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा कि अब मुझे जो थोड़े से टाइम बचा है उसमें मुझे प्रेयर करने दो और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बातें करके। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें रोका, बट उन्होंने उनका रोकना नहीं सुना और वो अपने ही प्रेयर्स में खो गए सोते सोते। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। धीरे धीरे उन्हें दिखा कि उनके जो लिप्स है वो स्टॉप हो गए और जो माला थी वो हाथों से गिर गई। अ पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead. Pallor is a pale color, right? Pale color हो गया, मतलब उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ने लगा, right? And we knew that she was dead. और finally they know कि उनकी डेथ हो गई। We lifted her off the bed and as it is a customary laid her on the ground and covered with a red shroud. जैसे कि रिवाज के हिसाब से उन्होंने उनका बॉडी उठाया, ग्राउंड पे रखा और उनको एक लाल कपड़े में कवर कर दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make the arrangements of her funeral. शोक मनाने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया ताकि वो लोग फ्यूनरल का अरेंजमेंट कर सके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू दी क्रिमेटेड। मतलब उन्होंने लास्टली जो स्ट्रेचर होता है जो हॉस्पिटल का, जो ठीक ठाक क्रूड स्ट्रेचर, वो उनके रूम में ले गए टू टेक हर टू दी क्रिमेटेड। क्रिमेटेड का मतलब एक टू बर्न द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्यूनरल। मतलब उन्हें शमशान ले जाने के लिए वो स्ट्रेचर लाए रूम में। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा विद द ब्लेज ऑफ अ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in a red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जैसे वो उन्हें वरंडा की तरफ ले जा रहे थे तब अचानक से बहुत ही सारी स्पैरोज वहाँ पे कलेक्ट हो गई। There was no chirping and we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them and she broke into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. बहुत सारी बर्ड्स वहाँ आ गई पर कोई भी बर्ड वहाँ पे आवाज़ नहीं कर रहा था। हमें बहुत बुरा लगा, इसलिए उनकी मदर ने, जैसे उनकी ग्रैंड मदर बर्ड्स को खाना खिलाती उसी तरह से ब्रेड उन्होंने वरंडा में स्प्रेड किया। दी स्पैरो टुक्स नो नोटिस टू ब्रेड। एक भी स्पैरो ने ब्रेड नहीं खाया। When we carried my grandmother corpse off, corpse off का मतलब होता है डेड बॉडी। जैसे ही वो उनकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी वहाँ से ले गए, they flew away quietly. जितनी भी स्पैरोज वहाँ पे थी वो वहाँ से चुपचाप चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग दी स्वीपर स्वेप्ट दी ब्रेड क्रम्स इनटू अ डस्टबिन। दूसरे सुबह जो वहाँ पे झाड़ू लगाने वाले थे उन्होंने वो सारे ब्रेड क्रम्स डस्टबिन में फेंक दिए। So in this story, the portrait of a lady which was written by Khushwant Singh describes the relationship of his and his grandmother, how they were friends in the childhood, how they get separated as they came to city, how she has accepted the seclusion with resignation. Every stage of life he has expressed of his grandmother. So the chapter ends now. If you like the explanation of my video, please like and subscribe for the remaining chapters of this book.
which I will upload in near future, and I'm going to give you the question answer, understanding the text, each and everything in my website. So the link of the website will be given in the description. You can go over there and you can download or you can copy the question answers of this understanding the text, talking about text, thinking about language, working with words. Everything will be given in the website. You can go and you can find the question answers, right? So if you like my explanation about this chapter, you can like and subscribe and even share with the students who are facing difficulty due to corona, right? So you can share with them. Thank you so much.